हेलो दोस्तों। आज घटना चक्र का पॉलिटी का न्यू एडिशन जो था, इससे पहले जहाँ तक हुआ लोकसभा लास्ट हुआ था। इससे पहले अब आज राज्यसभा राज्यसभा को आज समाप्त करेंगे। आज राज्यसभा से हम सब स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा से जितना भी होगा लास्ट 6-7 टॉपिक अभी कंप्लीट करेंगे पूरा, जहाँ तक हो जाए। केंद्र राज्य संबंध तक जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है। जितने टॉपिक आपको थंबनेल में दिख रहा है उतना टॉपिक आज कंप्लीट करना है। और आइए हम सब स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं। डायरेक्ट आंसर और डिटेल पूरा व्याख्या के साथ अच्छे से पढ़ते हुए जाते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य, इनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आइए डिटेल देखते हैं इसका। संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपखंड क एवं ख में क्रमशः कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्य में तथा राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्र के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों 250 से मिलकर राज्यसभा बनेगी। अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अतः इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से भारत के नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य करते हैं। अनुच्छेद 80(5) के अनुसार राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि ऐसे रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। ये नागरिक के द्वारा तो चुने नहीं जाते हैं, ये तो होगा नहीं। और 1 और सी हो जाएगा। ये और बाकी ऑप्शन ऊपर है। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि वही 2 ऑप्शन जो था वही हो जाएगा। आइए थोड़ा बढ़ा कर ले। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल ये तो समाप्त होने का विषय ही नहीं है, बस इसका आंसर डी हो जाएगा। 6 वर्ष का होता है बस, परंतु कार्यकाल का कोई लिमिट नहीं रखा गया, समाप्त होने का टाइम नहीं है। इसीलिए कभी राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर समाप्त होने का विषय नहीं है। आइए डिटेल देखते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा विघटन नहीं होगा। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो है चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। ये बात अलग है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, इसके जगह पे 6 वर्ष हो जाएगा। परंतु हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो इसका कार्यकाल का समाप्त होने का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये अस्थायी सदन है इसीलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ऊपर भी हम सब पढ़ चुके हैं डिटेल, विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है, न राष्ट्रपति को है, न उपराष्ट्रपति को, न सर्वोच्च न्यायालय को। राज्यसभा भंग नहीं होता है। लोकसभा भले भंग हो जाएगा, राज्यसभा भंग नहीं होगा। आइए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? आइए ये हो जाएगा। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में
होती है, ये गलत है। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है, ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। धन धन संपत्ति के मामले राज्यसभा शक्तिहीन है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये सही है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, ये भी सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कथित सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं था? बी सही नहीं था। आइए डिटेल देखते हैं। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109 के 2 में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर सिफारिश सहित लोकसभा को वापस करेगी। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लोकसभा जो है राज्यसभा की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है, इसीलिए धन विधेयक में लोकसभा की अपनी मन चलती है और लोकसभा जैसे चाहेगी वैसे होगी। आइए, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है 352। 352 में ही एक बार प्रयोग हुआ है। आइए डिटेल देखते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित करे। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? ये उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान पर। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जनसंख्या जिसकी जितनी रहेगी उतनी उनकी सीट ज़्यादा मिलेगी उस स्टेट को। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। इस प्रकार किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होगी, इसका निर्धारण संविधान के 4वीं अनुसूची में किया गया है। राजनीतिक, आइए डिटेल देखते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होगा। निलंबन प्रस्ताव, स्थगन काल। आइए एक ऑप्शन क्या है वो भी देख लें। और प्रश्न उत्तर सत्र, ये स्टार मरा हुआ है बीपीएससी के, गलत क्वेश्चन। आइए डिटेल देखते हैं क्या है इसका। प्रश्न काल तथा सभापटल पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा सूची शुरू करने के से पहले के समय को लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूंकि यह मध्य 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिफ्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। यानी 12 बजे को ही शून्यकाल कहा जाता है, क्योंकि 12 बजे के बाद 1 बज जाता है, क्योंकि अंतिम हो जाता है, इसीलिए शून्यकाल माना जाता है। लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे के मध्य जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन को बीपीएससी हटा दिया हुआ। स्टार मार्क्स जितना रहता है क्वेश्चन को नहीं लेता है। इसमें देखिए फिर स्टार मार्क्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार के सदन में आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। आहूत करने का अर्थ दीक्षांत। स्थगन से सत्रावसान, स्थगन से सत्रावसान होता है। विघटन सदन को समाप्त करता है। स्थगन सदन को नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। कौन सा सही नहीं है? इसमें से सही नहीं है। आइए डिटेल व्याख्या के साथ देखते हैं। यह प्रश्न भारतीय संसद विधानमंडल की प्रमुख प्रक्रिया यानी आह्वान, स्थगन और सत्रावसान विघटन से संबंधित है। इस प्रश्न के हिंदी संस्करण के अनुसार कथन फर्स्ट और 3 सही है तथा कथन 2 और 4 गलत है। स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष, सभापति
उनके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। साथ ही स्थगन के द्वारा सदन को निश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। इसके सत्र का अंत या सत्रावसान नहीं होता है। वस्तुतः सत्रावसान से सत्र का अंत होता है। नोट: प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में कथन 2 में दिया है कि अर्थात सत्रावसान से सत्र का अंत होता है, यानी सत्रावसान से सत्र का अंत होता है, जो कि सही है। अतः अंग्रेजी संस्करण के आधार पर सही उत्तर डी होगा। स्टार मार दिया है बीपीएससी। आइए, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संयुक्त अधिवेशन जो आयोजित होता है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए और संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक को पारित कराने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसके पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों को मतभेद हो। ये तो ठीक है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं होता है, इसके निर्वाचन के लिए नहीं होता है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी नहीं होता। 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, संविधान का संशोधन विधेयक पारित करने के लिए भी ये भी नहीं, ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए डिटेल देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होगा जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों का मतभेद हो। जैसे यहाँ दोनों सदनों का मतभेद हो तभी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान समानतः विधेयकों के संदर्भ में ही लागू होता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए प्रभावी नहीं होता है। अनुच्छेद 118 के 4 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है तथा यदि वह भी अनुपस्थित रहता है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक की आयोजन अनुच्छेद 118 के 3 के अधीन बनाए गए संयुक्त बैठक के नियमों से संचालित होता है। संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं? ये हो जाएगा 2 सदस्य राज्यसभा के लिए और 12 लोकसभा के लिए करते थे। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन। अब मनोनयन का जो 2 एंग्लो इंडियन को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते थे उसे समाप्त कर दिया गया। आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। संविधान के मूल अनुच्छेद 331 के प्रावधानित है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा में से समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नामांकित कर सकेगा। ये कर सकेगा पर ये समाप्त अब कर चुका है। ये 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में जो राष्ट्रपति को अधिकार था मनोनयन का वो अब नहीं है। 104वां संविधान संशोधन के तहत शायद इस प्रकार प्रश्नकाल के संदर्भ में अभिष्ट उत्तर विकल्प बी है। अथापि संविधान के 104वां संविधान संशोधन 2019 के अधिसूचित होकर प्रभावी हुआ है 25 जनवरी 2020 के पश्चात। अब अनुच्छेद 331 निष्प्रभावी हो गया है तथा अब राष्ट्रपति केवल राज्यसभा के लिए ही 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। लोकसभा के लिए जो 2 सदस्य को नामांकित करते थे अब नहीं होते। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा
में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, ऊपर देख चुके हैं। संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आइए अब नेक्स्ट दूसरा टॉपिक संसदीय समितियों। संसदीय समितियों से देखिए 71वें क्वेश्चन आया हुआ है। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? निंदा प्रस्ताव के बारे में एक अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, यह गलत है। यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, ये भिन्न है निंदा प्रस्ताव, इसलिए सही है। इस प्रस्ताव के कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, ये भी गलत है। सदन की अनुमतियों इसे प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नहीं है। सदन की अनुमति इसे प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नहीं है, ये सही है। आइए डिटेल देख रहे हैं अब, बहुत डीपली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। निंदा प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव के उद्देश्य एवं विधि के स्पष्ट अंतर है। निंदा प्रस्ताव के कारणों का स्पष्ट उल्लेखनीय अनिवार्य है। निंदा प्रस्ताव के लिए लीव ऑफ द हाउस में सदन की अनुमति की अलग से आवश्यकता नहीं होती। तथ्यात्मक दृष्टि से बी और डी दोनों सही है। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से हटा दिया था। बी और डी दोनों सही है, बी डी दोनों सही है, यानी होना चाहिए एक सही, क्योंकि एक ऑप्शन सिंगल ऑप्शन है। ये ऑप्शन थोड़े है एक से अधिक वाला, पहले तो चलता था तो ऐसे मिस्टेक भी होता था तो सही हो जाता था, और पर अब 4 ऑप्शन है, लेना था एक, थोड़ा सा मिस्टेक होता है ऑप्शन में तो मूल्यांकन से बाहर करना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेखानुदान बना है कि लेखानुदान जो है की रिपोर्ट पर मतदान के लिए नहीं, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए नहीं, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, यही सही है। बजट के लिए नहीं, ये तो नहीं है। आइए डिटेल देखते हैं। विनियोग विधेयक को पारित होने के बाद ही संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है। विनियोग विधेयक पारित होगा तभी संचित निधि से रकम निकाली जाएगी, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपये की आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 116 के क के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, लोकसभा यानी वोट ऑफ क्रेडिट के रूप में अनुदान देती है तथा संसद कानून द्वारा निकासी अधिकृत करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। आइए डिटेल देखते हैं। व्याख्या। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष की उपस्थिति में लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रित रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं।
समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर मानकर लोक व्ययों को प्रति परीक्षित करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा 1967 से है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है? यह हो जाएगा कार्यकारी विधेयक समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, इसका आंसर हो जाएगा वही कार्यकारी। आइए, निम्नलिखित में से संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति। अधीनस्थ विधान पर समिति। आइए इसका डिटेल देखते हैं। 67वीं में यह पूछा गया था। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है। इस संसदीय समिति का कार्य यह जांच करना है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजन के माध्यम से नियम विनिमय, उपनियम या योजना या अन्य वैधानिक साधन बनाने के लिए प्रदान की गई शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। संसद के दोनों सदनों की अपनी अपनी अधीनस्थ विधान पर समिति होती है, जिसमें संबंधित सदन से 15 सदस्य यथास्थिति अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं। आइए संसदीय अधिनियम, नेक्स्ट टॉपिक हम सबका संसदीय अधिनियम है। दोस्तों बस यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना है अभी, और लाइक शेयर भी करना है साथ में जिन दोस्तों को इसकी आवश्यकता हो। आइए नेक्स्ट संसदीय अधिनियम। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 21 वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया, जिसने 3 तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया था। ये हो जाएगा 2017 में 3 तलाक कानून पारित हुआ था। सायरा बानो बनाम भारत संघ अन्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय पीठ ने 2017 में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 3 तलाक प्रथा यानी तलाक-ए-बिद्दत को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार देते हुए असंवैधानिक ठहराया था। इसी निर्णय के समर्थन में भारत की संसद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाकर 3 तलाक की प्रथा यानी 3 बार तलाक का नियम, जिसमें लिखित या इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप शामिल है, आधार पर तलाक को विधिक रूप से अमान्य और गैर कानूनी बना दिया गया है। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है तो जिला। आइए डिटेल इसका देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र का प्रख्यापित करता है, जिसमें जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रपति आयोग शामिल है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार का एक जिला आयोग का गठन करेगी। यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला आयोग का गठन कर सकती है। इस जिला आयोग में एक अध्यक्ष यानी योग्यता जिला जज की एवं कम से कम 2 सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य या अध्यक्ष अवश्य। दोनों की कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में। ठीक है, जिला आयोग के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएगी जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपये से ज़्यादा न हो। 50 लाख के अंदर का शिकायत यहाँ पे आएगी, 50 लाख। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक हम सब सर्वोच्च न्यायालय आ गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में डिटेल जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय एक सर्वोच्च न्यायालय संज्ञेय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षण है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एक संज्ञेय न्यायालय है, ये भी सही है। यह मानवाधिकार के अधिकारों का संरक्षण करता है, ये भी सही है। यह संविधान के अंतिम विवेचक है, ये भी सही है। सिविल न्यायालय ये नहीं सही है, ये 3 सही है। नए डिटेल देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक संज्ञेय न्यायालय है। यह एक मानवाधिकारों का संरक्षक है, संविधान के अंतिम विवेचक भी है, ये भी सही है। इसीलिए एक से अधिक आंसर हो गया इसका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा ही हुआ था सीधा। 1950 के संसद के अधिनियम के द्वारा नहीं, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन नहीं, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन नहीं, भारतीय संविधान के द्वारा हुआ था। ठीक है, आइए डिटेल देखते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत एक उच्चतम न्यायालय होगा, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। भारत का उच्चतम न्यायालय 1958 में तिलक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित वर्तमान भवन में स्थापित होने से पहले पुराने सदन भवन में था। 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन पुराने संसद भवन के नरेंद्र मंडल में हुआ था, जहां वर्ष 1937 से 1950 तक भारत संघ न्यायालय के 12 वर्षों के लिए कार्यरत था। इसलिए भारतीय संविधान के साथ ही इसका निर्माण हुआ था। इसका आंसर हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ये सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी सही नहीं है, ये देखना है, सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये गलत है। आइए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, सही। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ऊपर में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर इसमें कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी कोर्ट मार्शल को भी नहीं छोड़ सकता, इसीलिए सही है। आइए डिटेल देखते हैं। सशस्त्र सेवा न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल के निर्णयों के विरुद्ध अपील अंततः सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता क्या है? ये भी स्टार मारा हुआ। आइए डिटेल देखते हैं इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय के गठन संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया गया। न्यायाधीशों की संख्या 10 या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या
समय समय पर बढ़ाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम स्वीकृत संख्या मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त 33 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सब। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अभी ऊपर में हम पढ़े सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 है, इसीलिए फिर से ऊपर में पढ़े हम सब 33। 33 तो है नहीं। आइए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कॉलेजियम पद्धति के अनुसार होती है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। आइए डिटेल देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्ति, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का आयु 65 वर्ष निर्धारित है, जबकि उच्च न्यायालय में यह 62 वर्ष है। याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष। बस। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है संसद के द्वारा इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है संसद के पास है। ध्यान तब है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक में नहीं आ रहा। आइए डिटेल देखते हैं इसका। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए पहले देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और इस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। दूसरा ऑप्शन, संसद में विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया गया। संसद ने जो ना विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। ये तो सही नहीं लग रहा है। आइए डिटेल देखते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। जैसे कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीशों के PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में कराई गई थी। ये भी सही नहीं है। इसका आंसर फर्स्ट सही है और तीसरा सही है और बाकी डिटेल अच्छे से देखेंगे। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम प्रणाली एक 5 सदस्यीय निकाय है। इसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं। इसके न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना संसद ने नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से विकसित हुई है। कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना जो ऊपर में ऑप्शन था संसद के द्वारा, ये गलत है। ये उच्चतम न्यायालय के निर्णय से विकसित हुआ। उच्चतम न्यायालय का सुझाव था कॉलेजियम प्रणाली लाया जाए, उसी के अनुरूप आया है। हम सबको इसके ध्यान रखनी है। आइए डिटेल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? सर्वोच्च न्यायालय से है। कॉलेजियम प्रणाली है ही। अपीलीय अधिकार क्षेत्र ये भी है। मूल अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय में भी है। एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए। कॉलेजियम पद्धति उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण की प्रणाली है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल या आरंभिक अधिकारिता शक्ति का वर्णन है। वही अनुच्छेद 132 से 36 तक सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया। इस प्रकार एक से अधिक विकल्प सही है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। आइए डिटेल देखते हैं इसका। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय किसी भी राज्य के केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। ये न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। संवैधानिक अनुरूप से कानून नहीं रहेगा तो कानून को रद्द कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में जो है न्यायिक प्रणाली जो है संविधान पर भी है। भारत की न्यायिक प्रणाली आधारित है। एक से अधिक है इसका आंसर। संविधान तो है नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका हो जाएगा संविधान हो जाएगा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा और परंपरा तो है ही। एक से अधिक हो जाएगा। भारत में जो है न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून, स्थापित प्रक्रिया, परंपरा पर आधारित है। ए एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत? ये हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति आदर्श सेन आनंद यानी ए एस आनंद 1990 के दशक के अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 1998 से नवंबर 2001 तक चला था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है अनुच्छेद 131। ध्यान रखना। संविधान के अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र या आरंभिक अधिकारिता को परिभाषित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार को और एक या अधिक राज्य के बीच या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में विधि या
तत्व का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित होने जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो, तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता होती है। केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ये 70वीं में पूछा गया है। भारत के न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया सीधा ये न्यायिक पुनराव भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों का संगत रूप से बनाई गई है या नहीं, तथा यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? भारत का संबंध जो है सर्वोच्च न्यायालय से है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। ये हो जाएगा एक से अधिक, यानी कोलिजियम प्रणाली हो गया और मूल अधिकार क्षेत्र हो गया और ओपलीय क्षेत्र अधिकार है कि नहीं देख लेते हैं। ये भी होगा सर। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान 124 से 147 तक में उल्लेखित है। ध्यान तब है कि कॉलेजियम पद्धति न्यायाधीशों की नियुक्ति हस्तांतरण प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित होती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता क्षेत्र आरंभिक अधिकारिता का वर्णन है, जिसके तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद या निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का करता है। यानी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद का निर्णय जो है ना सर्वोच्च न्यायालय करता है। वही अनुच्छेद 132 से 36 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया। इस प्रकार एक से अधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का भी है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का भी अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी है। 132 से 36 तक है इसका ऑप्शन, यानी एक से अधिक तीनों का तीनों हो जाएगा। अब आइए हम सब आ गए हैं राज्यपाल की ओर। हम सब राज्यपाल की तरफ मूव कर रहे हैं। बस दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो नए आए हैं सब्सक्राइब तो बनता ही है। और घटना चक्र का पूरा सब्जेक्ट ख़त्म करने का जिम्मेदारी मेरा है। घटना चक्र में जितना भी है ये बिहार का भी कर लेते हैं, उसके बाद ऑल स्टेट पीसीएस का जितना है वो भी हम शुरू करेंगे एपिसोड। पहले इधर बीपीएससी का जितना भी सब्जेक्ट है सब ख़त्म जैसे होगा, उसके बाद ऑल स्टेट पीसीएस का जितना भी है यूपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ऑल स्टेट मोटे वाली घटना चक्र से हिस्ट्री से शुरू करेंगे। फिर उसका लंबा लंबा वीडियो लेके आएंगे और सारे टॉपिक ख़त्म करेंगे। ठीक है, अभी पॉलिटी को हम सब समाप्त करते हैं, उसके बाद नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं बहुत जल्द। रोज़ वीडियो आएगी, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? ये हो जाएगा राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154 फर्स्ट के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्तांतरण और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा होती है। उल्लेखनीय है कि
भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल जिसको बोलते हैं, सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। आइए नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं, जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर का भी भारत के राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। उस समय तो जम्मू कश्मीर अभी यूटी बन चुका है, 370 जब खत्म हुआ है तो आइए डिटेल देखते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग अलग भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी प्रावधान के रूप में विशेष व्यवस्था प्रदान की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में पहले वहाँ की कार्यपालिका का प्रधान का चुनाव भारत के राष्ट्रपति के द्वारा न होकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा के द्वारा किया जाता था, किंतु इस विषमता को 1965 में समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के कार्यपालिका प्रमुख को सदर ए रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम से जाने लगा। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाने लगी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को दो संघ राज्य क्षेत्र कश्मीर और लद्दाख के रूप में पुनर्गठित कर उप राज्यपाल का प्रावधान किया गया। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, वही बता रहे थे ना अभी, उसको तो यूटी बना दिया गया था, तो वहाँ उप राज्यपाल अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है। आइए डिटेल इधर फिर भारत के राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों के राज्यपाल के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए कौन से सम्मिलित सही है। अच्छा, ये राज्यपाल करंट का है, उसमें करंट जो था ऐसे देख लीजिए। राजस्थान का उस समय 2022 के अंतर्गत है तो कलराज मिश्र था। उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल, और बाकी पश्चिम बंगाल का, इसको हटाइए, ये करंट का है, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे देख लीजिएगा। वर्तमान में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल सी वी आनंद बोस 2022 से है, जबकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत 2019 से, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2019 से, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशन भाऊ हरले 2024 से। प्रश्नकाल में केवल एक दो सही है, इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब करंट का राज्यपाल अभी जैसे किस स्टेज का कौन राज्यपाल है इसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है मिलान इसी तरह आ जाए बीपीएससी में। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा सत्र का आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष का निर्देश दिया है। ऐसा करने में उस अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। आइए, ये भी स्टार मारा हुआ है। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय पर स्थान पर जो ठीक समझे आहूत करेगा। अनुच्छेद 174(2) के अनुसार राज्यपाल समय समय पर सदन या किसी सदन का सत्रावसान या विधानसभा का विघटन कर सकेगा। 174 ऑप्शन में ही नहीं है, इसीलिए स्टार मारा गया। देखिए 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ये लेटेस्ट बुक है, पहली बात इस पे ये नहीं सोचना है कि पुराना एडिशन पढ़ा रहे हैं कुछ। 71वीं तक है, 71वीं तक इसमें पूरा कवर किया गया है। उसमें भी टीआरई टीआरई 1, 2, 3 सबका क्वेश्चन, सीडीपीओ का क्वेश्चन, ये सब और डिटेल क्वेश्चन इसमें है। इसीलिए कोई भी इनकी इस वीडियो को देख लीजिएगा तो सबका तैयारी साथ में हो जाएगा। अभी आगे आपको सब चीज़ का क्वेश्चन मिलेगा, हर एक बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं। ठीक है, आइए हम सब क्वेश्चन देखते हैं।
कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? इसमें भी एरर है, कुछ होगा, ये डिटेल देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतु के तहत राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र किसी साधारण विधेयक धन विधेयक को छोड़कर संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल मामले में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल को स्वतंत्र विवेक के बिना मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श के अनुसार समयबद्ध तरीके से राज्य विधेयक पर निर्णय लेना होगा। तो दोस्तों, आइए हम सब अब नए टॉपिक की ओर आ चुके हैं। तो आइए अब हम सब नए टॉपिक की ओर राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है, ये हो जाएगा सटीक आंसर इसका ऑप्शन। वो सब नहीं होगा, अलग अलग है इसीलिए नहीं होगा। ऑप्शन 4 में सभी है, केवल 4 होगा। ये डिटेल देखते हैं। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, यानी विधान परिषद सब जगह नहीं है ना, इसीलिए जहाँ अस्तित्व में है, जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद भी सही होगा। आइए, भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन